हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर शेयरिंग। तो पहले बात करते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है। तो पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर शेयरिंग होता है, और इसमें भी बहुत सब ग्रुप्स है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट ईयर ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में सारी पावर्स गवर्नमेंट के एक ही ऑर्गन में नहीं रहती है। इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अच्छे डेमोक्रेसी के लिए। इस चैप्टर में हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका, ये दो कंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के गवर्नमेंट ने कैसे डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग को स्पेस दी है। तो पहले हम बात करेंगे बेल्जियम की। बेल्जियम एक यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है जिसका एरिया हरियाणा से भी छोटा है। ये अपना बॉर्डर फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ शेयर करता है। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन की भी आधी है। इसका एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। 59% यहाँ फ्लेमिश रीजन के लोग रहते हैं जो कि डच बोलते हैं, और 40% वेलोनिया रीजन में रहते हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और 1% बेल्जियन जर्मन बोलते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग जो कि माइनॉरिटी में थे, वे रिच और पावरफुल थे, लेकिन डच स्पीकिंग कम्युनिटी के साथ उनका बहुत ही टेंशन चलता था 1950s और 1960s के दौरान, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी लोग मेजोरिटी में होने के बाद भी इकोनॉमिकल और एजुकेशनल लाभ उनको बहुत बाद में मिला। ब्रसेल्स बेल्जियम की राजधानी थी, लेकिन वहाँ डच स्पीकिंग कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी, जबकि पूरे बेल्जियम में वो मेजोरिटी में थे। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि डच स्पीकिंग जो कि मेजोरिटी में थे, उनके ऊपर फ्रेंच जो कि माइनॉरिटी में थे वो अपना विल इम्पोज करते थे। इसलिए डच को बहुत बुरा लगता था और बहुत गुस्सा आता था कि हम लोग मेजोरिटी में हैं और हम लोग को कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता, सब फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को मिलता है। इसलिए वहाँ पर वो दोनों कम्युनिटी का बहुत ही टेंशन चलता था। तो चलिए अब हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका ये तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर दूर एक आइलैंड नेशन है। इसकी आबादी हरियाणा जितनी ही होगी, लगभग 2 करोड़। यहाँ भी बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ पर 74% सिन्हाला स्पीकर रहते थे जो कि मेजोरिटी में थे, और 18% तमिल स्पीकर्स में थे। तमिल स्पीकर्स में भी 2 मेन ग्रुप था, एक श्रीलंकन तमिल्स और एक इंडियन तमिल्स। तो सिन्हाला कम्युनिटी वहां पर मेजोरिटी में थी और अपनी विल इस कंट्री पे इम्पोज करती थी, और तमिल स्पीकर्स को ज्यादा राइट नहीं था और बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता था। अब हम बात करते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, सिन्हाला कम्युनिटी को सुप्रीमेसी मिली, और 1956 में सिन्हाला वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज भी बन गया। यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब में उन्हें फेवर किया गया। बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग बुद्धिस्ट थे। इससे श्रीलंकन तमिल्स में गुस्सा बढ़ा और उन्होंने फील किया कि गवर्नमेंट उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है जॉब्स पाने में और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज में। उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जा रहा था। श्रीलंका तमिल्स ने एक पार्टी बनाई ताकि वो अपने राइट्स को वापस ले सके और तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सके। 1980s तक बहुत सी पार्टी बन गई थी श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स को इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाने के लिए। इससे दोनों कम्युनिटीज के बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। इस सिविल वॉर में हजारों लोग मारे गए, बहुत से लोग देश छोड़ने को मजबूर हुए। वहां पर ये दोनों कम्युनिटीज में बहुत प्रॉब्लम हुआ और आखिरकार ये सिविल वॉर 25 इयर्स चला और जाके 2009 में खत्म हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं जो कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम है, कि बेल्जियम में सभी कल्चर और कम्युनिटीज को कैसे जगह मिली। बेल्जियन लीडर्स ने रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज को समझा और 1970 से 1993 तक में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया
ताकि सभी लोग अच्छे से एक साथ बेल्जियम में रह सके। कुछ अरेंजमेंट है जो कि मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूं। नंबर 1, नंबर ऑफ डच फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। मतलब डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर सेंट्रल लेवल मतलब यूनियन गवर्नमेंट लेवल में एक हर कम्युनिटी के एक एक होंगे। तो इससे क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग क्वालिटी हाई होगा। अब नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। इससे क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर आ जाएगी और उसे यूनियन गवर्नमेंट से बहुत सारी डिसीजन मेकिंग में परमिशन लेना नहीं पड़ेगा और उसे बहुत सुविधा होगी। कैपिटल ब्रसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनी जहां दोनों कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव इक्वल थे। पहले हम लोग पढ़े थे कि वहां पर फ्रेंच कम्युनिटी ज्यादा थे और डच कम्युनिटी कम थे। यही डिफरेंसेस को देख के वहां पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी जहां पर दोनों कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। अब नंबर 4, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरे तरह की गवर्नमेंट भी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। वन लैंग्वेज कम्युनिटी जैसे डच, फ्रेंच या जर्मन स्पीकिंग, जहां वो जहां भी रहते उस देश में अपने लोगों को इलेक्ट करते थे और ये गवर्नमेंट कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू देखती थी। ये अरेंजमेंट देखने में तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसे वहां शांति बनी और यूरोप की दूसरी कंट्री भी सामने आई। यूरोपियन यूनियन बना, ब्राजील इसका हेडक्वार्टर बना। तो इस तरह हमने 2 डेमोक्रेसीज देखी। दोनों ने पावर शेयरिंग अलग अलग तरीके से की। जैसे हम दोनों कंट्री की तुलना करके देखते हैं। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की पॉलिसी अडॉप्ट की थी और श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। क्योंकि श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में थे, उनको ज़्यादा राइट मिला, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिला और वही अपना कंट्री में विल इम्पोज करते थे। लेकिन बेल्जियम लीडर्स ने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज को समझा था और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया और सबको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज दिया। बेल्जियम में सारे डिस्प्यूट सब डिस्प्यूट सॉल्व हो गए, लेकिन श्रीलंका में सिविल वॉर 25 इयर्स लास्ट किया। तो अब क्वेश्चन आता है कि वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, इतना असरदार क्यों है पावर शेयरिंग। तो ये पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये सोशल ग्रुप्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है। जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा, बेल्जियम में दो या 3 सोशल ग्रुप्स थे और वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट दूर हो गया क्योंकि पावर शेयरिंग के वजह से। श्रीलंका में भी हुआ लेकिन थोड़ा अलग प्रोसेस से हुआ और बहुत लेट में हुआ, लेकिन पावर शेयरिंग की ही वजह से हुआ। नंबर 2, पॉलिटिकल ऑर्डर को भी ये स्टेबल करता है। पॉलिटिकल ऑर्डर मतलब पॉलिटिकली कंट्री स्थिर रहता है, एकजुट रहता है। अब नंबर 3, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यह डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट है। मतलब पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एक आत्मा है। बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते, वो एक बेहतर डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगा। नंबर 4, एक बेहतरीन सिस्टम वो है जिसमें हर ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा कि जैसे बेल्जियम में बेल्जियन लीडर्स ने जो सबको राइट्स दिया और सबका डिफरेंसेस समझ के सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया, उससे क्या हुआ कि सब फ्रेंच और डच और बेल्जियन, जर्मन जितने भी थे सबको इक्वल राइट्स मिला, अपॉर्चुनिटीज मिला, सबको हर चीज में पार्टिसिपेट करने का हक मिला। अब हम चलिए जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसको भी हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके पास अलग अलग पावर्स हैं। ये सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए है क्योंकि कोई भी अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। इससे बैलेंस बना रहता है और ये एक दूसरे की लिमिटेशन को भी चेक करते हैं।
इसीलिए यह अरेंजमेंट को अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं, और ये सिस्टम को हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब नंबर 2 में जाते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। इसका मतलब हो गया कि गवर्नमेंट जो कि डिफरेंट लेवल्स में होते हैं, सेंट्रल लेवल्स, स्टेट लेवल्स, और उससे भी जो बिलो के लेवल्स होते हैं उसमें भी पावर शेयर होता है। तो इंडिया में हम लोग सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। इनके पावर्स डिवाइड होते हैं, ये जानते ही हम लोग, लेकिन ये सिस्टम सभी कंट्री में नहीं होती है। जैसे चाइना में, इंग्लैंड में, ये सब में बस सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है। स्टेट गवर्नमेंट के बाद भी एक म्यूनिसिपैलिटी लेवल होता है और पंचायत होती है। अब हम लोग नंबर 3 में जाते हैं। नंबर 3 है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। बेल्जियम का कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका सही एग्जांपल है। इस तरह के अरेंजमेंट में डिफरेंट सोशल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ताकि उनकी बात गवर्नमेंट तक पहुंच सके। अब नंबर 4 पे जाते हैं। पावर शेयर्ड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इस तरह के पावर शेयरिंग में पावर किसी एक पार्टी के पास नहीं होती है। डिफरेंट आइडियोलॉजीज और सोशल ग्रुप्स की डिफरेंट पार्टीज में कंपटीशन होता है और ये एक दूसरे के लिमिटेशन पर नजर रखती हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो यही हमारा चैप्टर सिविक्स का पहला चैप्टर खत्म होता है। तो मैं आपको आपकी सुविधा के लिए इस चैप्टर का कुछ नोट्स दे दे रहा हूं कि आप उसे पढ़ सके और अच्छे से समझ सके। और आपके कोई भी सजेशंस हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैं अपना कंटेंट और बेहतर कर सकूं। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।